जब रिश्तों की नाव में राज दफन हो जाए तो उसकी कब्र पर सिर्फ एक ही पौधा उगता है, तबाही का। सेडुटिव्स की इस दास्तान में हुगली का एक घर खुशहाली का मुखौटा पहने था, पर उसके बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा रिश्ता सांस ले रहा था जिसे समाज कभी कबूल नहीं करता। ये कहानी है उस जहर की जो दोस्ती की आड़ में पनपा, शादी की हदों को तोड़ा और एक मासूम के खून से अपने गुनाह का इकरार किया। जब पर्दे उठे तो पता चला कि ये कत्ल किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने ही किया था। आप देख रहे हैं शेडोटिप्स। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की आदर्श कॉलोनी में पवन शर्मा अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहते थे। पवन की उम्र लगभग 35 साल थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी शांति शर्मा उम्र करीब 32 साल एक दुकान में काम करती थी। दोनों की कमाई अच्छी थी, इसीलिए उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका 10 साल का बेटा राजू था, चौथी क्लास का होनहार छात्र था और घर का चिराग भी। परिवार बाहर से देखने पर बिल्कुल खुशहाल और संपन्न लगता था, लेकिन 28 फरवरी 2024 की शाम ने सब कुछ बदल दिया। करीब 5 बजे राजू की एक सहपाठी जो उसी के पड़ोस में रहती थी, मासूम मुस्कान लिए उससे मिलने उसके घर पहुंची। पर जैसे ही उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसकी आंखें सन्नाटों में जम सी गईं। सामने जमीन पर राजू की निर्जीव लाश पड़ी थी। छोटे से दोस्त की ये हालत देखकर वो 10 साल की बच्ची घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर पड़ोसियों के कान खड़े हो गए और लोग दौड़ते हुए घर के भीतर घुसे। नजारा इतना भयानक था कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने देर किए बिना तुरंत पवन और शांति को खबर दी और पुलिस को भी फोन लगाया। कुछ ही देर में पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची। पूरे घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। सबसे पहले राजू के शव की जांच की। वो नन्हा शरीर खून से लथपथ, मानो हर किसी की रूह कांपा रहा हो। पुलिस ने जब राजू के शरीर की जांच की, उसके जिस्म पर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। यहाँ तक कि उसके हाथों की नसें भी उसी हथियार से बेरहमी से काटी गई थीं। और हैरानी की बात यह थी कि वो खून से सना हथियार वहीं पास में ही मिला, मानो अपराधी ने जानबूझकर सब कुछ यहीं छोड़ दिया हो। इसी दौरान घर के दरवाजे पर हलचल हुई। राजू के माता पिता पवन और शांति वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही उनकी नजर अपने बेटे की निर्जीव देह पर पड़ी तो जोर जोर से चीखते हुए बिलख पड़े। इस चीख में दर्द था, सदमा था और ऐसा मातम था जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। पुलिस ने फिर घर का कोना कोना खंगाला, लेकिन हैरानी ये रही कि एक भी सामान अपनी जगह से हिला नहीं था। न कोई चोरी, न कोई तोड़फोड़, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी अधिकारियों को शक हुआ कि ये कोई सामान्य वारदात नहीं है, बल्कि साफ तौर पर सिर्फ राजू की हत्या के इरादे से साजिश रची गई है। जांच शुरू हुई, मगर ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। पुलिस ने पवन और शांति से बारीकी से पूछताछ की। शांति ने बताया कि वारदात के वक्त पवन ड्यूटी पर था और वो खुद बाजार से सामान लेने गई थी। शांति ने बताया कि जैसे वो बाजार पहुंची तभी उसे किसी का फोन आया और सब कुछ उलट पुलट हो गया। पुलिस ने मौके से ज्यादा देर बर्बाद न करते हुए सबसे पहले राजू के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पवन की शिकायत पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर इन रहस्यमयी हत्याओं की गुत्थी सुलझाने की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई। जांच की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले पवन से पूछताछ की। क्या उसे किसी पर शक है? पवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन करीब 10 दिन पहले राजू का स्कूल में एक लड़के से झगड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने यह सुनते ही एक दूसरे को देखा, लेकिन तुरंत समझ गए कि इतनी छोटी सी तकरार किसी बच्चे की बेरहमी से हत्या का कारण नहीं हो सकती। इसके बावजूद उन्होंने इस धागे को छोड़ा नहीं और कोशिश जारी रखी, मगर एक दिन बीत जाने के बाद भी मामला जस का तस रहा। न अपराधी का सुराग, न कोई ठोस सबूत। रहस्य और गहरा होता जा रहा था। अगले दिन पुलिस दोबारा घटनास्थल पर पहुंची। इस बार उन्होंने घर के आसपास और गली में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों की मशक्कत के बाद फुटेज में एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। करीब 3 बजे शांति घर से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसके साथ एक और महिला थी जिसके चेहरे पर गहरा घूंघट पड़ा था। जैसे ही पुलिस ने ये फुटेज शांति के सामने रखा और उस रहस्यमयी महिला के बारे में पूछा, शांति ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, वो मेरी बचपन की सहेली इसरत परवीन है। वो कोलकाता के वाटगंज में रहती है। उसी दिन मुझसे मिलने आई थी और हम दोनों साथ में बाजार गए थे। लेकिन पुलिस की तेज नजरें उसकी आंखों में झांक रही थी। उनके अनुभव ने साफ कह दिया, शांति की कहानी में कुछ गड़बड़ है। भरोसा करना मुश्किल था कि सच बस इतना ही हो,
पुलिस ने जब पड़ोसियों से बारीकी से पूछताछ की तो एक अहम सुराग सामने आया। सबने एक ही बात दोहराई, पवन के घर में तो एक पालतू कुत्ता है जो इतना चौकस है कि अगर कोई अनजान शख्स घर में दाखिल हो तो वो तुरंत भौंकने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिस वक्त राजू की हत्या हुई उस दौरान कुत्ते की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये बात पुलिस को चौंका गई। साफ था अपराधी या तो घर का जानकार था या फिर कोई ऐसा जिसे कुत्ता परिचित हो। यहीं से शक की सुई धीरे धीरे शांति की ओर घूमने लगी। पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। रिपोर्ट ने और भी सवाल खड़े कर दिए। पिछले कई महीनों से शांति और उसके बचपन की सहेली इसरत रोजाना घंटों फोन पर बातें करती थीं, लेकिन राजू की हत्या वाले दिन दोनों के बीच सिर्फ एक बार, और वो भी केवल 2 मिनट की बातचीत हुई थी। ये पैटर्न पुलिस की नजर में छिप नहीं सका। उन्होंने तुरंत इसरत की कॉल की डिटेल भी निकलवाई और जैसे ही रिकॉर्ड्स देखे हर कोई दंग रह गया। डेटा बता रहा था कि 28 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे इसरत का मोबाइल अचानक बंद हो गया था। उसका आखिरी लोकेशन साफ दिख रहा था, वाटगंज। उसके बाद घंटों तक फोन बंद रहा, लेकिन उसी दिन शांति के घर से उसे देखा गया था। यानी इसरत वहां मौजूद थी, पर सबूत मिटाने के लिए मोबाइल बंद रखा गया। रहस्य और गहरा तब हुआ जब शाम करीब 8 बजे इसरत का मोबाइल अचानक ऑन हुआ। लोकेशन फिर वही वाटगंज ही दिखा रहा था। थोड़ी देर चालू रहने के दौरान उसने शांति से बात की और फिर मोबाइल दोबारा बंद कर दिया। ये पैटर्न मानो किसी गहरी चाल का हिस्सा था, जैसे सच को छिपाने की पूरी कोशिश की गई हो। इन सभी सुरागों ने पुलिस का शक और भी गहरा कर दिया। आखिरकार उन्होंने शांति को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरू में शांति बार बार बचने की कोशिश करती रही, लेकिन दबाव बढ़ते ही उसकी हिम्मत टूट गई और फिर वो सच उगल पड़ी। ऐसा सच जिसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। असल में शांति और इसरत सिर्फ बचपन की सहेलियां नहीं थीं, बल्कि उनके बीच का रिश्ता कहीं ज्यादा गहरा था। स्कूल में साथ पढ़ाई करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गईं। वक्त बीतने के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत में बदल गया और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद शांति की शादी पवन शर्मा से हो गई। शादी के बाद वो पति के घर चली आई, मगर दिल के किसी कोने में इसरत अब भी बसी हुई थी। शुरू में दोनों का संपर्क टूट गया, लेकिन वक्त के साथ शांति अपने वैवाहिक जीवन में उदास और नाराज रहने लगी। 1 साल बाद राजू पैदा हुआ, तब भी शांति अपने पति पवन को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। इसी खालीपन में उसने दोबारा इसरत से संपर्क साधा और उसे घर बुलाने लगी। उन्हें जब भी मौका मिलता दोनों घर के अंदर मिलती और अपने गुप्त रिश्तों को जीती। ये सिलसिला करीब 4 साल तक चलता रहा, बंद दरवाजे के पीछे के राज जिसे कोई नहीं जान पाया। समय के साथ इसरत की भी शादी हो गई, मगर शांति के लिए उसका लगाव कम नहीं हुआ। वो अपने पति और ससुराल से अलग होकर मायके आ गई और मौका पाकर शांति से मिलती रही। एक दिन दोनों हमेशा की तरह घर पर अकेले थे, तभी अचानक पवन दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था उसने उसकी रूह हिला दी। उसकी पत्नी और उसकी बचपन की सहेली एकदम आपत्तिजनक हालत में। पवन की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उसने गुस्से में शांति को डांटा और इसरत को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अब वो कभी इस घर की दहलीज पर कदम न रखे। लेकिन उसे क्या पता था कि ये घटना एक तूफान की शुरुआत थी जो पूरे घर को बर्बाद करने के लिए काफी थी। पवन की डांट और रोक टोक से शांति बुरी तरह तिलमिला गई। गुस्से में उसने पवन को धमका दिया, अगर तूने किसी से ये राज खोला तो मैं तुझ पर बलात्कार का झूठा मुकदमा कर दूंगी। पवन उस पल सन्न रह गया। वो समझ गया कि जरा सी चूक उसकी जिंदगी तबाह कर सकती है। मजबूरन उसने चुप्पी साध ली और सब कुछ दिल दबाकर जीने लगा। समय की गाड़ी आगे बढ़ती रही। राजू अब 10 साल का हो चुका था, एक होशियार और सीधा साधा बच्चा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। वो दोपहर भी बिल्कुल आम थी। शांति और इसरत कमरे के भीतर गुप्त मुलाकात में डूबी हुई थी। तभी अचानक स्कूल से लौटा राजू सीधे कमरे में घुस आया। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी मासूम आंखें सन्न रह गईं। राजू का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। बिना कुछ कहे वो दौड़कर बाहर बरामदे में जा बैठा। उसके छोटे छोटे होंठ कांप रहे थे। जब शांति और इसरत ने उसे समझाने की कोशिश की तो राजू जोर से चिल्लाया, तुम दोनों बहुत गंदी हो। मैं पापा को ही नहीं बल्कि सबको सच सच बता दूंगा। ये शब्द मानो दोनों औरतों के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उस दिन इसरत डरकर वहां से चली गई। उसने पूरा हफ्ता शांति से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन चाहत का जुनून उसे ज्यादा दिनों तक रोक ना सका और 18 फरवरी 2024 का वो मनहूस दिन आया। इसरत ने सारी सावधानियां बरती। उसने अपना मोबाइल बंद किया और घर पर ही छोड़ दिया
ताकि कोई लोकेशन ट्रेस न कर सके। दोपहर करीब 2 बजे वो चुपके से शांति के घर पहुंच गई। उस वक्त राजू स्कूल गया हुआ था और घर पर सिर्फ शांति मौजूद थी। मौका देखकर दोनों ने फिर से अपने गुप्त रिश्तों की पनाह ली। दरवाजे बंद हो गए, पर्दे गिर गए और वो इतने खो गए कि उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं रहा। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि किस त्रासदी की आहट अब दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी थी। राजू स्कूल से लौटा। मासूमियत से वो सीधे अपने मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आंखों के सामने वही नजारा आ गया जिसे देखकर वो पहले भी कांप उठा था। राजू का चेहरा गुस्से और आक्रोश से लाल हो गया। उसकी छोटी सी काया में जैसे अचानक तूफान समा गया हो। वो चीखते हुए बोला, तुम दोनों गंदी औरत हो, इस बार मैं सबको बता दूंगा, पापा को भी, पड़ोसियों को भी, सबको। ये सुनते ही शांति और इशरत के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। दोनों समझ गईं कि अब राजू उनका सबसे बड़ा राज खोल सकता है। उसी वक्त उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। कुछ देर बाद राजू बाहर खेलते खेलते अपने गुस्से को भूल गया और मासूमियत से फिर घर लौट आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत के आखिरी लम्हे शुरू हो चुके हैं। शांति और इशरत पहले से ही अपराध की योजना बना चुकी थी। जैसे ही राजू कमरे में दाखिल हुआ, दोनों ने मिलकर एक भारी वस्तु उठाई और अचानक उसके सर पर जोरदार वार कर दिया। राजू बेचारा चीख भी नहीं पाया। उसका नन्हा शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो वहीं नहीं रुकी। खून से सनी जमीन पर पड़े राजू को देखकर भी उनके दिल नहीं पिघले। इशरत किचन की तरफ दौड़ी और वहां से एक तेज धारदार चाकू उठा लाई। पहले उसकी नाजुक हाथ की नस काटी गई, फिर लगातार कई वार किए। हर वार के साथ राजू की सांस धीमी पड़ती चली गई और कुछ ही पलों में उसका मासूम जीवन हमेशा के लिए खामोश हो गया। राजू की मौत के बाद शांति ने इशरत को चुपके से घर से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर घूंघट था, जैसे कोई रहस्य छिपा हुआ हो। दोनों धीरे धीरे मार्केट की ओर चलने लगीं। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि अभी कुछ ही घंटों पहले यहाँ क्या हुआ था। इशरत फिर अपने घर चली गई और शांति खुद मार्केट में ही रुकी, मानो बिल्कुल सामान्य दिन बीत रहा हो। बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत और रोजमर्रा जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर उनके दिलों में डर और घातक रहस्य की आग जल रही थी। बाद में शांति ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने नाटक शुरू किया कि सब कुछ सामान्य है। शाम करीब 8 बजे इशरत ने अपना मोबाइल ऑन किया और शांति को फोन किया। शांति ने फुसफुसाते हुए बताया कि पुलिस आ गई थी और शव ले गई, लेकिन कोई भी उन पर शक नहीं कर रहा था। जांच टीम ने शांति की निशानदेही पर इशरत को हिरासत में ले लिया। दोनों अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस तरह एक घातक और रहस्यमय अपराध का पर्दाफाश हुआ। ये कहानी किसी को डराने या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल समाज में ऐसे अपराधों के प्रति लोगों को सचेत और जागरूक करना है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी दोबारा ना हो सके। इस घटना ने सभी को एक सच्चाई का एहसास दिलाया। छुपे हुए राज और गलत काम परिवार और मासूमों की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और सतर्क रहकर ही ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। ये कहानी तो बस शुरुआत है। इस तरह के कई और राज परतों में छिपे हैं, जिन्हें हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे छुपे हुए राज सामने आते हैं, तो इस कहानी को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी जागरूक हो सकें। अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी अगली कहानी का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल शैडो टेप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।